नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त सिकंदर दहिया और संसार क्रांति न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, संसार क्रांति की टीम आज पहुंची है सोनीपत में और सोनीपत से हिंदू संस्था के जो चेयरमैन हैं पवन गुप्ता हमारे साथ है इस वक्त। उनसे बातचीत करते हैं, खासकर युवाओं के बारे में बातचीत करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र पर बातचीत करते हैं। पवन गुप्ता सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर संसार क्रांति। धन्यवाद। पवन गुप्ता जी, हम सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि आज के जो युवा हैं भ्रमित हैं। मुद्दा क्या है? ये है कि वो जेबीटी भी कर लेते हैं, पढ़ाई की अगर बात करें तो बीएड भी कर लेते हैं, लेकिन आखिर तक वो एक लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाते हैं। इस विषय पर आपकी राय जानना चाहेंगे। मेरा इस विषय में कहना है कि इसके लिए पहले दोषी पेरेंट्स हैं, वो और एम्बिशियस हैं जी। उसकी वजह से स्टूडेंट फोकस नहीं हो पाता जी। आई हैव सीन सो मैनी स्टूडेंट्स, वो एम.कॉम करते हैं, उसके बाद बीएड करते हैं। दे आर नॉट फोकस्ड कि उन्होंने कॉलेज में शिक्षा देनी है या स्कूल में जाके पढ़ाना है जी। गवर्नमेंट बीकॉम के बाद बीएड करवाती है और वो टीजीटी के लिए एंटाइटल नहीं होते जी। पीजीटी में वो जा नहीं सकते हैं जी। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी नहीं है और पेरेंट्स कहते हैं एम.कॉम के बाद एमबीए कर लो। पेरेंट्स ओवर एम्बिशियस हैं और वो स्टूडेंट्स को दिशाहीन बना रहे हैं जी। वो स्टूडेंट्स को दिशाहीन बना रहे हैं। और ऐसे में क्या करेंगे स्टूडेंट? ऐसे में पेरेंट्स को सबसे पहले शिक्षक की भी ये जिम्मेवारी है कि अपना जो बच्चा है उसकी प्रतिभा को पहचानें और जो प्रतिभा बच्चे में है उसके लिए उसको उत्साहित करें, उसके लिए उसको प्रोत्साहित करें। और जिस विषय के लिए बच्चे का पैशन है उसमें ही वो तरक्की कर सकता है। आप ये कहें कि साइंस का ज़माना है या कॉमर्स का ज़माना है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मेरा कहना ये है कि जिस विषय में बच्चा एक्सपर्ट बन सकता है, पेरेंट्स को उसको उस दिशा में आगे बढ़ाना चाहिए। अपनी इच्छाएं बच्चे पर लादने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। यही बेसिक कारण जी। बिल्कुल सही कहा पवन गुप्ता जी ने कि बच्चे की रुचि जिस फील्ड में है उसी फील्ड में माता पिता को भी उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। दूसरा सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे पवन गुप्ता जी कि धारा 134 से सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और दुर्भाग्य ये है कि हरियाणा में आरटीई लागू नहीं है जबकि पूरे देश में आरटीई लागू है। इस विषय पर क्या करेंगे? धारा 134 जो सेक्शन कहना चाहिए, धारा नहीं, ये हरियाणा में लगाया गया एक पॉलिटिकल कारण से जी। आरटीई जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है वो बहुत अच्छी स्कीम है और वो जिम्मेवारी जो डाल रही थी सिर्फ उन इंस्टीट्यूशन पे जिनको गवर्नमेंट से कंसेशनल रेट पे कोई ज़मीन मिली। अब इतनी बड़ी सोसाइटी हम चलाते हैं, हम कहते हैं कि वी आर रेडी टू गो फॉर कंसेशन। पिछले वर्ष ही जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लगभग 2.5 करोड़ के करीब हमने बच्चों को कंसेशन दिया है, लेकिन 134 से हमें फोर्स करती है कि हम अनडिज़र्विंग बच्चों को ये कंसेशन दे रहे हैं जी। वो बच्चे हमारे स्कूल के फैब्रिक से मेल नहीं खाते हैं जी। अब एक बच्चा गवर्नमेंट हमारे एक पब्लिक स्कूल के लिए भेजती है, वो बच्चा एक हमारे बोर्ड का जो स्कूल है उसके लिए फिट हो सकता है, दूसरे स्कूल में नहीं होता जी। और सबसे बड़ी खामी जो धारा 134 की है कि जैसे ही बच्चा उसको पढ़ के क्वालिफाई करता है उसका स्कूल बदल दिया जाता है जी। उसका स्कूल तो कंटिन्यूटी बच्चे में नहीं रहती जी। और जो गवर्नमेंट ने 3 साल पहले हमें कहा था कि इसके बदले कहीं ना कहीं स्कूल को वो कंपनसेट करेंगे, कोई पैसा गवर्नमेंट नहीं देती है। इससे हमारी बहुत बड़ी सोसाइटी है और हम लोग करते भी हैं, लेकिन कुछ छोटी सोसाइटियाँ भी हैं जिनको इससे बहुत बड़ी समस्या आ रही जी। तो 134 से मेरा तो ये मानना है कि ये राजनीतिक निर्णय था और ये ढंग से ना इम्प्लीमेंट हो रहा है। इसमें जो बच्चों को सर्टिफिकेट मिल रहे हैं वो बोगस हैं बिल्कुल। गवर्नमेंट ये कहती है कि जो सर्टिफिकेट बोगस हैं उनकी आप इंक्वायरी करवाइए, हम एफआईआर दर्ज करेंगे। 134 में प्रावधान है जी। लेकिन मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, तहसीलदार उसको सर्टिफिकेट क्यों देता है जी? गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ उनको सर्टिफिकेट क्यों देती है? एक आप चैरिटेबल सोसाइटी से ये एक्सपेक्ट करें कि हम जाके उसको इंक्वायर करें कि वो इसके लिए डिज़र्व करते हैं कि नहीं करते हैं। जब एक तहसीलदार उसको इनकम सर्टिफिकेट देता है जो कि हमें भी पता है झूठा है, तो दोषी तहसीलदार है या सोसाइटी है, मुझे ये समझ नहीं आता। जब गवर्नमेंट एक उसको इंक्वायर करके कहती है और फिर हमें कहती है आप इसको इंक्वायर करो, आप इंक्वायर करके क्यों नहीं देते? तो ये सारा राजनीतिक ड्रामा है और इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बिल्कुल, पवन गुप्ता जी ने धारा सेक्शन 134 की जिस तरीके से बात की, ये एक राजनीतिक मुद्दा है।
नहीं है। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे पवन गुप्ता जी कि आपकी संस्था, हिंदू संस्था की अगर बात करें, वो युवाओं के लिए और टीचर्स के लिए क्या कुछ कर रही है? देखिए, मेरी संस्था में पहली बात तो ये सबसे बड़ी बात मेरी संस्था की है कि मेरे पास कोई भी बच्चा जी अगर वो होनहार है जी और उसके पास पैसा नहीं है तो हम किसी बच्चे को खाली हाथ नहीं लौटाते। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि 2.5 करोड़ रुपए हमने पिछले साल भी कंसेशन दिया है। कोई भी बच्चा टॉपर हो, अच्छा हो, तो संस्था उसको फ्री शिप भी देती है जी और सभी किस्म की एजुकेशनल सिस्टम हमारे पास है। हमारा जहाँ तक प्रयास होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी हम चलाते हैं, तो उनको प्रयोगशाला में ज़्यादा से ज़्यादा समय हम कोशिश करते हैं कि वो बिताएं, ताकि वो डिग्री होल्डर ना होकर के सही मायनों में इंजीनियर बन सके। और सांस्कृतिक शिक्षा की तरफ भी हमारा काफ़ी जोर रहता है। कितना कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, वो अलग विषय है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में हम सवेरे हवन से अपनी शुरुआत करते हैं और एकेडमिक ईयर भी जो हमारा शुरू होता है वो बिल्कुल धार्मिक कार्यक्रम से होता है। हमारा प्रयत्न ये है कि शिक्षा ही नहीं, सांस्कृतिक शिक्षा दी जाए। अब मैकाले की शिक्षा को तो गवर्नमेंट बदल सकती है, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि शिक्षा सांस्कृतिक दी जाए और उसको नैतिक मूल्य बच्चों को पढ़ाया जाए। इसलिए मॉरल एजुकेशन पे भी हमारे स्कूल्स में इस बात का काफ़ी जोर रहता है। जी, पवन गुप्ता ने बड़ी अच्छी बात कही कि शिक्षा जो सांस्कृतिक पढ़ाई जाए, यानी कि नैतिक मूल्य जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं एक बच्चे के लिए, युवाओं के लिए। पवन गुप्ता जी, हमारे साथ संसार क्रांति पर जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये थे पवन गुप्ता जी, हमने उनसे बातचीत की। ऐसे ही एक नई शख्सियत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संसार क्रांति न्यूज़ चैनल। सोनीपत से सिकंदर दहिया के साथ वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश की खास रिपोर्ट।